टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को यहाँ कुछ नहीं मिलता, मेहनत करने वालों के कदमों में पूरा जहान होता है। चाहे बात हो जीवन की परीक्षा की या फिर स्कूल की परीक्षा की, थोड़ा सा डर, थोड़ी सी चिंता तो हो ही जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ छात्र और उनके माता पिता ऐसे हैं जिन्हें चिंता इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसका प्रभाव उनकी परीक्षा पर भी पड़ने लगता है। किस तरह से परीक्षा देनी चाहिए और कैसे परीक्षा के तनाव को कम किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे आज टोटल हेल्थ में। इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि दरअसल कौन से कारक हैं जिनकी वजह से परीक्षा में अधिक तनाव होता है और इसका क्या प्रभाव होता है छात्र पर। परीक्षा का तनाव कई छात्रों को परेशान करता है। परीक्षा हो तो ऐसे में तनावग्रस्त रहना काफी छात्रों के लिए समस्या बन जाता है। बच्चों को बहुत तनाव उस वक्त होता है जब उनकी परीक्षाएं शुरू होने वाली होती हैं। परीक्षा से पहले पढ़ाई करना, काफी समय पढ़ते रहना, याद करने का काम उनके लिए मुश्किल बन जाता है। ये सिर्फ उनकी समस्या नहीं होती जिनको परीक्षा देनी है, बल्कि परिवार के अन्य सदस्य, खास तौर पर माता पिता भी तनावग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन परीक्षा का तनाव लेना कैसे हानिकारक हो सकता है, ये समझना आवश्यक है। परीक्षा के तनाव होने पर उसके कुछ लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। सिर दर्द, शरीर में दर्द, नींद कम होना, सामाजिक व्यवहार में कमी, मेल जोल कम होना, चिड़चिड़ापन, भय या चिंता, घबराहट, निराशा और पाचन तंत्र की समस्याएं भी तनाव के कारण उत्पन्न हो सकती हैं। परीक्षा की तैयारी के समय तनाव को दूर रखना जितना आवश्यक है, उतना ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की तैयारी सही तरीके से करना। आवश्यक है कि तनाव के कारण को पहचाने, तनाव को दूर करने के उपाय करें, जिससे छात्र बेहतर ढंग से परीक्षा पूरी कर सके और परीक्षा में सफल हों। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो किस तरह से बेहतर तरीके से आप परीक्षा को पास कर सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं और कैसे कम करना है परीक्षा का तनाव, ये बताएंगे हमारे साथ उपस्थित विशेषज्ञ। इस पर बात करने के लिए विशेषज्ञों का खास पैनल है हमारे साथ, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र नागपाल, सीनियर साइकेट्रिस्ट फ्रॉम मूलचंद मेडिसिटी। आज के डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर सत्यम, शी इज हेड क्लिनिकल साइकोलॉजी फ्रॉम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। दोनों ही विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। जाहिर तौर पर चिंता और तनाव न सिर्फ हमारी परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है, बल्कि हमारा व्यक्तित्व और हमारा स्वास्थ्य भी इससे प्रभावित हो सकता है। ऐसे में किस तरह से तनाव को दूर रखा जाए और अगर तनाव हो रहा है तो आपको करना क्या है, ये बताएंगे विशेषज्ञ। इससे संबंधित कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर नोट कीजिए 1800111234। ईमेल के माध्यम से भी आप अपने प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि बोर्ड की परीक्षा, स्कूल की परीक्षा कितना महत्व रखती है और किस तरह से इनको बेहतर तरीके से इनका सामना किया जा सकता है। सबसे पहले डॉक्टर जितेंद्र नागपाल, आपसे ही ये समझना चाहेंगे, खास तौर पर जब बोर्ड की परीक्षाओं की बात आती है तो आजकल ये नहीं लगता कि वो छात्रों की परीक्षा है, बल्कि ऐसा लगता है कि परीक्षा माता पिता की हो रही है। बहुत अधिक चिंता उन्हें भी होती है और साथ ही वो तनाव बच्चों तक भी पहुंचा देते हैं। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक कहा आपने किरण जी। ये स्वाभाविक है कि परीक्षा जो है, इम्तिहान, बोर्ड एग्ज़ाम्स 2024 के शुरू हो चुके हैं और काफ़ी दिन गुजर भी चुके हैं, कई एग्ज़ाम हो भी चुके हैं। लाखों की तादाद में बच्चे हमारे देश में एग्ज़ाम दे रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रेशर जो है वो पूरे परिवार पर होता है। हम मानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम एक छोटी सी पहल है, एक कदम है, एक छोटा सा स्टेप है ज़िंदगी की श्रृंखला के लिए। कई बार बच्चे इसको ये बात से परिचित नहीं होते हैं तो उनके मन के अंदर घबराहट, बेचैनी, मन की दहशत, नींद ना आना, यहाँ तक कि कभी कभी चिड़चिड़ापन हो जाना, अपने आप से संकोच करना एक किशोरों की दुनिया का रूप रंग होता है। लेकिन कई बार माँ बाप ये समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि परिवर्तन से जूझना किशोरों की दुनिया का सबसे बड़ा एक पहल है। हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम उन छोटे छोटे बातों को, उन छोटी छोटी नज़रों को पहचानें।
किशोरों की नज़र से हम दुनिया को देखने का प्रयास करें। वो एक बहुत बड़े संकल्प से गुजर रहे हैं। इम्तिहान तो है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उनके लिए एक चुनौती ऐसी है जो ज़िंदगी भर के लिए आगे चलने के लिए एक और इशारा दे रही है कि नहीं? तो संभालना ज़रूरी है। पेरेंटल प्रेशर एक बात हमें रोज़ सुनने में आती है। कल ही शाम को हमारे पास कई फ़ोन आए हैं कि भाई हम पेरेंट्स को कैसे समझाएं कि अपने सपने स्वीकार करने के लिए हमें इशारा ना दें, बिकॉज सपने हमारे हैं, मेरे हैं, मेरी नज़र से दुनिया देखें। कई बार ये भी होता है कि तुम टाइम से सोते नहीं हो, तुम ठीक से खाते नहीं हो। बच्चों को छोटा प्यार भरा मशवरा भी जो है वो टोका टाकी लगता है। तो हम इन बातों को पहचानें कि हम कोई बातें रिपीट ना करें, बच्चों को सलाह दें। सबसे बड़ी बात है प्रोत्साहन दें, उत्साह दें, रोल मॉडलिंग करें। आप उनके साथ सहयोगी बने, सहपाठी बने, उनकी नज़र से दुनिया को देखने का नज़र अंदाज ना करें, बिकॉज यू हैव टू सी द लाइफ फ्रॉम देयर व्यू पॉइंट। मिलजुल के रहना, बातचीत करना, हंसी उल्लास का मौसम बनाए रखना घर में। बच्चे कई बार कहते हैं किरण जी के कर्फ्यू जैसा माहौल बना हुआ है घर में, एक दूसरे से हम बातें नहीं कर रहे हैं। तो बड़े बच्चे कई बार दिलचस्पी की बातें भी करते हैं कि भाई हमको अकेले छोड़ दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन माँ बाप की तमन्नाएं अलग हैं, हम जानते हैं उनकी तमन्नाएं हैं, लेकिन आप इस वक्त हाथ मिलाइए, बच्चे के साथ एक शक्ति बनिए और उस शक्तिशाली मौसम को अपना आने वाला आधार बनाइए। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश कार्यक्रम की शुरुआत में ही आ गया है कि जो परीक्षा है उसको जेल के जैसा माहौल में तब्दील ना कर दें। बच्चों के लिए अत्यधिक रोक टोक भी उनके ऊपर प्रभाव डाल सकती है। डॉक्टर सत्यम, अगर तनाव बहुत अधिक होगा तो क्या उसके दुष्प्रभाव होंगे? ये जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि बहुत से पेरेंट्स को लगता है कि अगर तनाव नहीं दिया, प्रेशर बिल्डअप नहीं किया तो शायद बच्चे परफॉर्म ही नहीं करेंगे। बिल्कुल, तनाव के बहुत सारे दुष्प्रभाव होते हैं जो कि ना मात्र मानसिक या मनोवैज्ञानिक रूप पे होते हैं, वो शारीरिक और व्यवहारात्मक रूप में भी आ जाते हैं। सर ने भी कुछ चीज़ें बताई, अनिद्रा हो जाना, चिड़चिड़ाहट हो जाना, जरा जरा सी बात पे गुस्सा आने लगना, नींद ना आना, रोना आने लगना, भूख ना लगना, ये सारे लक्षण तनाव के हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाने पे, बहुत ज़्यादा तनाव लेते हुए अगर कोई व्यक्ति, और यहाँ तो बच्चों की बात कर रहे हैं हम, किशोर बच्चों की, वो अगर इस तनाव की परिस्थिति से लगातार दो चार होते रहे तो धीरे धीरे उनके अंदर डिप्रेशन या अवसाद, ये सारी स्थितियाँ घर करने लगती हैं। तो तनाव के दुष्प्रभाव शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और मानसिक तीनों ही रूप में दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। व्यक्ति भावनात्मक रूप से कमज़ोर हो जाता है, सही सोचने समझने की क्षमता या निर्णय लेने की क्षमता में भी उसका असर दिखाई देने लगता है। सोना, उठना, जागना, हर चीज़ तनाव के कारण प्रभावित हो जाता है। तो तनाव को पहचानना, उसका प्रबंधन करना और उसके साथ जूझ रहे व्यक्ति को सपोर्ट करना, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाती हैं और जिसमें माता पिता, पेरेंट्स, इनकी बहुत ज़्यादा रोल हो जाता है, भूमिका हो जाती है इनकी साथ में, कि वो उस बच्चे के साथ जो उसको जूझ रहा है उसको पहचाने और उसको उसका सपोर्ट बनते हुए, उसका संबल बनते हुए उसके साथ में खड़े हों। जिस प्रकार से सर ने कहा कि उनकी नज़र से दुनिया को देखें, तो उनकी नज़र से दुनिया को देखते हुए, समझते हुए, क्योंकि जो तनाव हम महसूस करते हैं कि ये कुछ नहीं है, इससे कुछ नहीं होता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति उस तनाव के साथ किस तरीके से जूझ रहा है और वो उसको कितना परेशान कर रहा है, ये वही व्यक्ति समझ सकता है, वही बच्चा समझ सकता है जो इससे जूझ रहा है। मेरे लिए, पेरेंट्स के लिए शायद आज वो किताबें पढ़ना बहुत आसान होगा, उस प्रश्न का उत्तर देना बहुत आसान होगा, लेकिन जिस बच्चे को जिस क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो बहुत टफ होगा। उसे लिखना है, उसे समझना है, तो उसकी बातों को समझते हुए उसको ये ना बोलें कि हाँ कुछ नहीं, ये तो ऐसे ही हो जाएगा। समझें कहाँ दिक्कत आ रही है और उसे बताने की कोशिश करें। तो मुश्किलों को आसान करना है और ये कोशिश करनी है कि बच्चे के ऊपर तनाव ना बढ़े। डॉक्टर जितेंद्र नागपाल, परीक्षा इस समय चल रही है, ऐसे में किस तरह की रूटीन फॉलो की जाए? क्योंकि शायद कुछ एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, तो अगर पहला एग्ज़ाम ही ठीक ना हो तो उसका जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं मन मस्तिष्क पर रहता है और बच्चे की परफॉर्मेंस आगे वाले एग्जाम्स में भी इफेक्ट हो जाती है। किस तरह का ध्यान रखना है? मान लीजिए बच्चे को लगता है या माता पिता को लगता है कि एक परीक्षा जो है, एक सब्जेक्ट का एग्जाम बहुत अच्छा नहीं गया, आगे का प्लान क्या होना चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है किरण जी। मन, मस्तिष्क और शरीर, जैसा डॉक्टर सत्यम ने ठीक कहा कि ये मौका है एक भौतिक ज्ञान का भी।
हम जैसा भी एग्ज़ाम लिखते हैं बेस्ट करके आते हैं। जितना मेहनत किया एक साल में और रिवीजन किया हमने, सबका सहयोग लिया, माँ बाप का, अपने दोस्तों का, टीचर्स का, काउंसलर्स का, हम अपने बेस्ट करके आए हैं। उसके बारे में हम संकोच ना करें, बेहतर है। लेकिन नेचुरल है, जैसा आपने बताया अभी, कि कहीं ना कहीं ये बातें दिमाग में एक खंजर की तरह घूमती रहती हैं कि वो पेपर में ये छूट गया, ये सवाल रह गया, मैं और अच्छा करके आता है या ऐसा करके आती मैं। ये इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने पौष्टिक आहार को, एक नियमित नींद को, और बहुत इम्पॉर्टेंट है छोटा मोटा एक डीप ब्रीदिंग है, सांस बहुत ज़रूरी है हमारी। कितना अच्छा लगता है कि हम थोड़ा योगा भी कर लें। इन बातों को हम नज़रअंदाज करेंगे या निगलेक्ट करेंगे तो शरीर का असर हमारे मन मस्तिष्क पे बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ तक कि सुनने में आता है, कई माँ बाप पूछते हैं पिछले दिनों में कि भाई बच्चा एग्ज़ामिनेशन में बिना कुछ खाए जा रहा है। अब देखिए, ब्रेकफास्ट के बगैर अगर बच्चे 3 घंटे की परीक्षा में चले जाते हैं, थोड़ी बहुत टेंशन तो होती है, और जब टेंशन होती है तो हमारे मन मस्तिष्क में कुछ केमिकल होते हैं, वो टेंशन और बढ़ा देते हैं। तो हमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि थोड़ा सा कुछ खा के जाएँ। खाली पेट पे जाने से चक्कर आना, थोड़ा गिडीनेस महसूस होना, कंसंट्रेशन ना हो पाना, फ्रेशनेस नहीं होती है। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, पानी बच्चे बहुत कम पीते हैं इस टाइम पे। नर्वसनेस के साथ कहते हैं कि भाई पानी पीने की तमन्ना नहीं है, लेकिन डिहाइड्रेशन सर्दियों में भी होता है। कम से कम 6-7 ग्लास पानी रोज़ पीना परीक्षा के टाइम में बेहद ज़रूरी है, स्फूर्ति के लिए, फ्रेशनेस के लिए, एकाग्रता के लिए, कहीं ना कहीं अपने मन की दृढ़ता के लिए भी ज़रूरी है कि हम ये आधार फॉलो करें। सेकंड, नींद का एक तो बहुत बड़ा हुआ है पूरे विश्व भर में कि भाई हम लेट पढ़ेंगे, 2-3 बजे तक पढ़ेंगे तो ज्ञानी बन जाएंगे। ये विज्ञान तो बताता है कि आपकी कंसंट्रेशन जो है वो लेट नाइट कम हो जाती है। और रिवीजन के टाइम पे, खासकर जब कल परीक्षा है, सवेरे 9 बजे हमें एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचना है, तो 3 बजे सोएंगे तो उबासी आना शुरू हो जाएंगी सवेरे। तो माँ बाप ये ध्यान रखें, टोका टाकी ना करें, लेकिन सुझाव ज़रूर दें कि भाई चलो 11-12 बजे नींद लेना ज़रूरी है, ताकि 7 घंटे की नींद कम से कम दिमाग में फ्रेशनेस रखती है। आपको जो कुछ आपने पढ़ा है, बहुत मेहनत से किया है, शाबाशी से किया है आपने, आप उसको भूले नहीं, क्योंकि नींद ना होगी, थकावट दिमाग में होगी तो हमको सब कुछ याद नहीं आएगा। थर्ड पार्ट, अगर हम 5 मिनट भी, आई एम श्योर डॉक्टर सत्यम आप एग्री करेंगी कि 5 मिनट भी अगर हम 2 घंटे में थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच कर लें, कहते हैं कि थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी सीधी करके, कंधों को थोड़ा चौड़ा करके अपने आप को स्ट्रेच कर लेना ब्लड सर्कुलेशन के लिए ज़रूरी है, हड्डियों के लिए, नसों के लिए, मांस के लिए ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत ज़रूरी है। थोड़ा घर में खड़े होकर थोड़ा चल दिया, है ना। और साथ साथ इम्पॉर्टेंट है, कम से कम खींच के लंबी सांस लेते रहना। कहते हैं कि 1 घंटे में अगर 6-7 बार भी बच्चा डीप, लॉन्ग और साइलेंट ब्रीदिंग, लंबी सांस ले, जिसको मनोवैज्ञानिक एक डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कहते हैं, उससे बहुत फ्रेशनेस आ जाती है और कहीं ना कहीं हमें जो कुछ याद रखना था और अच्छी तरह से याद हो जाता है। ये 3-4 बातें तो पक्का हर घर में हम लोग फॉलो करें, माँ बाप भी करें। देखिए, मार्गदर्शक आप लोग हैं, परिवार के सदस्य हैं, आप भी फॉलो करेंगे एक अपना 24 घंटे का रूटीन, तो बच्चे को भी लगेगा कि खाली मुझे नहीं करना है। तो ये बातें एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ज़रूरी हैं। और रिवीजन ऑफ कोर्स ये बहुत ज़रूरी है कि पूरी किताब ना पढ़ें एक दिन पहले। ऐसे कुछ होता नहीं है ना कि भाई 150-200 पन्ने की किताब हम एक ही दिन में पढ़ जाएं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बनाए हैं, कुछ रिवीजन पॉइंट्स बनाए हैं, उन्हीं को दोहरा दें। मम्मी पापा से या अपनी किसी फ्रेंड से एक बार डिस्कस भी कर लें शाम को एग्ज़ाम से पहले, फ्रेशनेस भी रहेगी और याद भी रहता है। जी, एक और महत्वपूर्ण संदेश कि जो बच्चे ऐसा सोचते हैं कि लास्ट मिनट में आकर सब कुछ याद कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। क्विक फिक्स सॉल्यूशन या मैजिकल इफेक्ट्स की बात ना सोचें, जितना आता है उसका रिवीजन करें और सही तरीके से एग्जाम में लिखना जरूरी है। डॉक्टर सत्यम, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे घर से पढ़ाई करके गए, सब कुछ याद था, लेकिन जैसे ही एग्जाम हॉल में पहुंचे या पेपर देखा तो सब कुछ ब्लैंक हो गया या भूल गए। किस तरह से एग्जाम हॉल में पहुंचने के बाद अपने आप को नॉर्मलाइज किया जाए और जो याद है उसका बेस्ट परफॉर्म कर पाए, ये कितना महत्वपूर्ण है, इसके लिए क्या करें? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि कई बार बच्चे सारी चीज़ें जानते हुए भी, सब कुछ बहुत अच्छे से रटा है, उन्होंने समझा है, बहुत अच्छे से याद करके आए हैं, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जब वो पर्चा देखा और अब लिखने बैठे तो उन्हें लगता है ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं और सारा का सारा भूल गया, अब क्या करें। वहाँ पे जो उनकी तनाव और एक पैनिक की अवस्था क्रिएट होने लगेगी, तो जो वो कर सकते हैं वो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे।
उस अवस्था में उन्हें सबसे पहले क्या करना है, एग्ज़ाम हॉल में जाते ही बिल्कुल उन्हें लिखने के लिए रेडी नहीं हो जाना चाहिए। उन्हें करना क्या है कि उन्हें सबसे पहले पर्चे को पूरा पढ़ना चाहिए, अच्छे से बैठ के सेटल हो जाना चाहिए। कोशिश करें समय से पहले पहुँचें। अभी कुछ विपरीत परिस्थितियाँ भी चल रही हैं, किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, बच्चे देर हो सकते हैं पहुंचने में रास्ते की वजह से, तो समय से पहले पहुंचने का प्रयास करें। वहां पहुंचने के बाद समय से अपनी सीट ले लें और बैठें। वहां बैठ के थोड़ी देर अपने आप को शांत करें, संयत करें। और जैसा कि सर ने बताया कि डीप ब्रीथिंग या ब्रीथ लेना या सांस लेना, जिसे हम कहते हैं प्राणवायु, वो प्राणवायु लें। ऑक्सीजन से अपने आप को संचारित करें, लंबी सांस लें थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए, और अपने शरीर को थोड़ा हिलाए डुलाएं, थोड़ा स्ट्रेच करें। आसपास के वातावरण से परिचित हों, देखें कि आसपास में क्या है, वहाँ पे अगल बगल में देखें, थोड़ा सा पानी पी लें और उसके बाद शांत भाव से बैठें और एग्ज़ाम देने की कोशिश करें। अगर ऐसा फिर भी हो रहा हो कि बहुत ज़्यादा तनाव की अवस्था हो रही है और ये विचार आ रहा हो कि मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं है या सब चीज़ें भूल गया हूँ, तो थोड़ी देर तक अपनी आँखों को बंद करें और रिकॉल करने की कोशिश करें कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, इस प्रश्न के उत्तर में क्या क्या चीज़ें लिखी जा सकती हैं। इस अवस्था से वो 1-2 मिनट तक परेशान होंगे, लेकिन थोड़ी देर में धीरे धीरे वो संयत हो जाएंगे और उनको सारी चीज़ें याद आना शुरू हो जाएंगी। अगर जाते ये विचार आ जाए कि नहीं आता है मुझे, मैं भूल चुका हूँ, तो उससे बिल्कुल बिना परेशान हुए थोड़ी देर तक अपने आप को शांत करें और सारे उस विषय के बारे में सोचने की कोशिश करें। सबसे पहले वापस रिपीट करूँगी कि लंबी सांस लें, थोड़ी देर आंख बंद करके बैठें और सोचने की कोशिश करें। इससे उनको पूरी तरह से सहायता मिलेगी। जी, और बहुत बार जो है बच्चे इस चक्कर में सब कुछ भूल जाते हैं कि उन्हें कौन सा प्रश्न पहले करना है। डॉक्टर जितेंद्र नागपाल, जो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का तरीका होता है, बहुत सारे बच्चे ये भी कहते हैं कि हमारा क्वेश्चन पेपर जो है पूरा ही नहीं हुआ, छूट जाते हैं आंसर्स। टाइम मैनेजमेंट का कितना महत्व है जीवन में, तो कहा ही जाता है परीक्षा देने के लिए एग्जाम टाइम में कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, कि ठीक तरह से मैनेज किया जाए कि क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व करना है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। देखिए, ये तो सबूत है इस बात का कि बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे जो पूरा साल मेहनत करते हैं, अव्वल नंबर लाते हैं, वो 3 घंटे के एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं फिर पूरी तरह से अपने मन के अनुसार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं किया। अब ये कहा जाता है कि पूरी अनुमति होती है कि जो सवाल आपको पहले अच्छा जवाब आ रहा है तो पहले लिख दीजिए। अभी अभी बात हो रही है, आप सब देख रहे हैं कि घबराहट का पर्दा जो होता है वो हमारी पढ़ी हुई पढ़ाई को कहीं ना कहीं छुपा देता है। तो सबसे पहले, जैसा अभी मैं रिपीट करूँगा, कि लंबी 2-3 सांसें लेके आँख बंद करके अपने आंसर्स को हल्का सा रिकॉल करें। बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि हमें एक पर्टिकुलर चैप्टर का एक पेज याद आ जाए, लेकिन ये ज़रूर याद आएगा कि कॉन्सेप्ट क्या था। उस सवाल को अपने दिमाग में रखें और एकाग्रित करें। इंद्रियों को एकाग्रित करके, आंखें बंद करके हम उस दिन को याद करें जब हमने अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले खूब मेहनत में ये चैप्टर पढ़ा था। याद आ जाती हैं बातें, यहाँ तक कि 3-4 अगर लाइनें याद आ गई, आपका आंसर शुरू हो गया। और याद रखें, अगर 10 क्वेश्चन हैं तो उसके हिसाब से 10 या 15 मिनट एक आंसर के लिए देने हैं। वो बांटना ज़रूरी है टाइम। आप सबको पता है, माँ बाप को पता है और छात्रों को तो पता ही है कि कम से कम 15 मिनट मिलते हैं क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए जी। तब एक्चुअली आंसर देने की अनुमति मिलती है और बेल बजती है। 15 मिनट बहुत होते हैं, 20 मिनट भी बहुत होते हैं जो मिलते हैं। आप ध्यान से एक बार ज़रूर पढ़ लें और ये संकोच ना करें, घबराहट ना करें, मन की दहशत ना लें, अरे ये क्वेश्चन नंबर 3 तो मुझे आता ही नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 7 तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा। क्योंकि आपके पास 8 और क्वेश्चन हैं जो आपको अच्छी तरह आते हैं। आप वहाँ से शुरू करिए, अपने आप धीरे धीरे समय बीतेगा, 1-1.5 घंटे के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 8 का आंसर आना शुरू हो जाएगा। बिकॉज जिसको मनोवैज्ञानिक एसोसिएटिव लर्निंग भी कहते हैं कि आपने चैप्टर 4 से कोई आंसर लिखा और चैप्टर 10 से लिखा तो आपको चैप्टर 7 का आंसर धीरे धीरे याद आ जाएगा। बिकॉज ये श्रृंखला में हमने पढ़ाई करी है ना इतने दिनों से, महीनों से। तो डोंट गेट एंग्शियस कि भाई ये वाला नहीं आया तो मैं गया काम से। कई बार क्या होता है, 10% संकोच की वजह से हम 90% आंसर जो हैं फिर गलत करना शुरू कर देते हैं। टाइम मैनेजमेंट में ये बहुत ज़रूरी है फॉलो करना कि हम पहले थोड़े से जो याद आ रहे हैं उनको कंप्लीट करें, आखिरी में हम कम से कम आधा घंटा ज़रूर छोड़ें, वो मैनेज करें, जिसमें 1-2 टफ क्वेश्चंस को हम कहीं ना कहीं अटेम्प्ट ज़रूर करें। देखिए, ज्ञान कहीं ना कहीं आपके मस्तिष्क में, मन में
बचा हुआ है और वो आपको याद आएगा, उसको आप याद करने के लिए टाइम जरूर एंड में छोड़ें, क्योंकि कई बार जब 5 मिनट मिलते हैं ना तो हमें एंग्जाइटी की वजह से कुछ याद नहीं आता है। तो 30 मिनट्स का फॉर्मूला जो है एंड में 2-3 क्वेश्चंस के लिए जरूर छोड़ें और सारा कम से कम आप अटेम्प्ट करके ही आएंगे। जी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि तनाव को दूर रखना है और किस तरीके से आपको आंसर सॉल्व करने हैं ये तय कर लें। जो मार्किंग है, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, उसके अनुसार ही आप आंसर कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस आते हैं जिनके आंसर्स, उनको पहले अटेम्प्ट किया जाए। फिलहाल एक कॉलर है, रेशमा है, दिल्ली से कॉल कर रही हैं। रेशमा जी, स्वागत आपका, सवाल पूछिए। नमस्ते सर, मेरी लड़की 7 साल की है और उसको ना बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है और खाना पीना भी सही से नहीं खाती वो। ओके, 7 साल की बच्ची है, 2nd क्लास में पढ़ती है और बहुत टेंशन रहता है। डॉक्टर सत्यम क्या कहना चाहेंगे इन्हें? ये छोटे से जो बच्चे होते हैं, हमें लगता है कि ये तो किसी चीज़ को जानते ही नहीं है, या बच्चे को किसने बताया कि टेंशन क्या होता है? डॉक्टर टेंशन क्या होता है? अभी बच्चों की सूचना की जो दुनिया है बहुत विस्तृत है। उनके पास स्कूल तो उनका माध्यम है ही है, साथ ही साथ उनके पास जो टीवी की दुनिया है या उनका जो अभी मोबाइल में भी बच्चे होते हैं, या सबसे बड़ी बात बच्चे घर में सुन रहे होते हैं। जब बच्चे घर में सुनते हैं, वो बच्चे, एक लाइन में कहना चाहूँगी कि बच्चे हमेशा वही सीखते हैं जो हम उन्हें सिखाते हैं। उसका तात्पर्य ये नहीं है कि बच्चे वो सीखते हैं जो उन्हें बताया जाता है कि ये सीखो। बोल के कहने से, सिखाने से ज़्यादा बच्चे वो देखते हैं, वो सीखते हैं जो वो प्रतिदिन की अपनी दिनचर्या में देख रहे होते हैं, परिवार में देख रहे होते हैं, आसपास में देख रहे होते हैं। अगर परिवार में वो सुनते हैं कि हाँ, घर में कोई भी, मम्मी पापा, बड़े भाई बहन या बाकी परिवार के सदस्य, वो बोल रहे हैं कि तनाव है, आज तो बड़ा टेंशन है, मैं बहुत टेंशन में हूँ, या इस तरह की चीज़ें हो गई, नाराज़गी दिखा रहे हैं, बच्चे वो सारी चीज़ें सीख जाते हैं। क्योंकि वो जो छोटी छोटी आंखें होती हैं बच्चों की ना, उनसे ऊपर बड़ी सी दुनिया देख रहे होते हैं जो घर के आसपास या उनके संबंधित लोगों की होती है। वहाँ से बच्चे सीख करके उस पर आगे बढ़ना शुरू करते हैं, उस तनाव में जाना शुरू करते हैं। उनको लगता है पता नहीं है तनाव क्या है, लेकिन अब वो सीख जाते हैं कि तनाव बोलना है। वो परेशान हुए तो वो चीज़ क्या है, वो तनाव है, और उसमें अब उन्होंने ये सीख लिया कि उस चीज़ को कैसे अपनी बात मनवानी है, किस तरीके से चीज़ें करनी है। तो उन्हें लगता है उसका माध्यम यही है कि वो गुस्सा दिखाएं, या वो कई बार बच्चे नाराज़ होकर पैर पटकना शुरू करते हैं या रोना शुरू करते हैं, और फिर माता पिता उनकी बात मान लेते हैं। आवश्यकता यहाँ पे इस बात की है कि पहले बच्चे से सामने बैठें, उसे प्यार से पूछें कि किस बात को वो तनाव कह रहा है, टेंशन कह रहा है, और वो चाहता क्या है, किस लिए उसे दिक्कत हो रही है, किस बात पे। बैठ के उससे विस्तृत रूप से बात करें, उसकी भाषा में, एक जो बच्चा समझ सकता है उस भाषा में प्यार से बात करते हुए, उसकी बात को समझते हुए उसे सही गलत बताएं कि अगर कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो उसे वो किस तरीके से बता सकता है, बिना इसके कि परेशान हुए या रोना करके या पैर पटक के या नाराज़ हो करके। उसे सही तरीका बताना है, क्योंकि बच्चे सीखने की दुनिया में हैं और वो बहुत तेज़ी से सीख रहे होते हैं। जी, और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि तनाव, टेंशन, प्रेशर जैसे शब्द बच्चों को ना सिखाए जाएं, और ख़ास तौर पर घर का माहौल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पेरेंट्स को रोल मॉडल बनने की आवश्यकता है, जैसा हमारे विशेषज्ञों ने बताया। बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास थे। ठाकुर मखीजा जी का ईमेल था, वो ये जानना चाह रहे थे कि किस तरह से अगर बच्चा भूल जाता है तो उसको क्या करना चाहिए, परीक्षा में याद नहीं रहता। और यश जी का सवाल था कि बच्चों की सेहत कैसे ठीक रखी जाए। हमारे विशेषज्ञों ने इन सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। फिलहाल कार्यक्रम में समय है रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड का, जिसका उत्तर देने वाले हैं डॉक्टर जितेंद्र नागपाल, डॉक्टर सत्यम। कुछ और भ्रमों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर नागपाल आपसे, यदि तनाव नहीं है इसका मतलब बच्चा पढ़ाई में सीरियस नहीं है? बिल्कुल सही है। ऐसी बात है कि इम्पॉर्टेंट ये है कि तनाव हमेशा जीवन में रहेगा, लेकिन बच्चे सही हैं, उनकी बात उनकी नज़र से देखी जाए। जी डॉक्टर सत्यम, बहुत से पेरेंट्स को लगता है कि बच्चों को प्रेशराइज नहीं किया तो वो परफॉर्म नहीं करेंगे, क्या ये सही है? पूरी तरह से सही नहीं है। उनको प्रोत्साहित किया जाए, प्रेशराइज करने के बजाय उन्हें प्रोत्साहित करें और उन्हें सही तरीका बताएं किस तरीके से करना है। डॉक्टर नागपाल, जो बच्चे दिन भर किताबें लेकर बैठे रहते हैं वो ही बेहतर पढ़ाई कर पाते हैं? बिल्कुल गलत। हमें ध्यान एकाग्रता का समय अपने आप को देना होगा। कई बार हम किताबों के साथ बैठे रहते हैं, लेकिन डे ड्रीमिंग बहुत होती रहती है, ध्यान सोशल मीडिया में या डिस्ट्रैक्शन होता रहता है। जी डॉक्टर सत्यम, तनाव की वजह से इनमें से क्या प्रभावित हो सकता है, याददाश्त, एकाग्रता या बच्चे की परफॉर्मेंस? तीनों चीज़ें, ये तनाव तीनों पे असर करता है।
जी डॉक्टर नागपाल, बच्चों को भूख ना लगना या उनका स्टमक अपसेट हो जाना, डाइजेशन खराब हो जाना, क्या ये तनाव की वजह से हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि शारीरिक लक्षण हमारे मानसिक परिस्थिति का दर्पण होते हैं। जी डॉक्टर सत्यम, बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि रात भर बैठ के पढ़ेंगे तो अच्छी पढ़ाई होगी। बिल्कुल नहीं, पढ़ाई अगर हो भी गई तो सुबह परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, इसलिए सोने जागने का रूटीन बना के टाइम से पढ़ना है। डॉक्टर नागपाल, बहुत से पेरेंट्स ये मानते हैं कि बच्चों का कंपैरिजन या तुलना दूसरे बच्चों से की जाए, उनके एग्जाम्पल्स दिए जाएं तो बच्चा मोटिवेट होता है। गलत बात है। तुलना करना एक बहुत बड़ा तनाव का क्षेत्र है और तनाव पीड़ित बच्चे पैदा करता है। आप बच्चे की तुलना उसके खुद के साथ ही करें, बिकॉज बच्चा बेस्ट कंपैरेटर अपना ही होता है। ही शुड डू हिज बेस्ट, नॉट एनीबडी एल्सेस बेस्ट। राइट। डॉक्टर सत्यम, अगर परफॉर्मेंस बेटर करनी है, बच्चे को अलर्ट और एक्टिव रहना है, तो टी, कॉफ़ी, निकोटिन जैसे जो पदार्थ हैं वो बहुत लाभदायक हो सकते हैं। नहीं, कोशिश करें कि इनसे दूर रहें। ज़्यादा बेहतर है कि छाछ, दूध, दही, इस तरह की कुछ चीज़ें लें, जूस ले लें, इस तरह की चीज़ें लें। डॉक्टर नागपाल, बहुत से बच्चे और उनके माता पिता भी बच्चों को खाने के लिए कहते हैं मेमोरी एनहांसर्स, क्या उससे कुछ लाभ होगा? इनसे लाभ नहीं होता है जब तक कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब ना करे या पूरी जांच ना करे। कोई भी मेमोरी पिल, एंजाइटी पिल, नींद की गोलियां, दर्द की गोलियां नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर सत्यम, जंक फूड खाने से बच्चों को अधिक एनर्जी रहती है तो वो ज़्यादा पढ़ पाते हैं। बिल्कुल नहीं, पूरी तरह से गलत है। इससे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। बेहतर है अच्छे लाइफ स्टाइल और फूड पैटर्न का पालन करें। डॉक्टर नागपाल, एग्जाम से एक दिन पहले या एक रात पहले अगर पूरा टाइम पढ़ाई को दिया जाए तो काफ़ी कुछ याद रखा जा सकता है। देखिए, हमारा मस्तिष्क का भी एक ऊर्जा है, उसकी भी ताकत है। अगर उसको आराम नहीं मिलेगा एक रात पहले, नेचुरल है कि एग्जामिनेशन हॉल में बहुत कुछ याद नहीं आएगा, उबासी होगी, बच्चा थकावट में चला जाएगा। जी डॉक्टर सत्यम, एक वाक्य में क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? बच्चों को प्रोत्साहित करें, उनको मोटिवेटेड करें और एक अच्छी नींद, अच्छा खाना और रिलैक्स रहने के लिए कोशिश करें, प्रयास करें। डॉक्टर नागपाल, आपके तरफ से क्या संदेश रहेगा, किस तरह से एग्जाम्स में अपने तनाव को कम करके बेहतर परफॉर्म किया जा सकता है, क्योंकि परीक्षाएं तो जीवन भर आती ही रहेंगी? बहुत खूब कहा आपने। बोर्ड एग्ज़ाम एक छोटा सा कदम है, छोटी सी सीढ़ी है ज़िंदगी की दौड़ में। ज़िंदगी बहुत आगे है। मैं समझता हूँ कि एक बोर्ड एग्ज़ाम छोटा सा फूल है ज़िंदगी के आने वाले गुलदस्ते के लिए। सेलिब्रेट करिए, एक जश्न मनाइए, और परीक्षा एक पर्व है, परीक्षा एक उत्सव है, उसका आनंद लीजिए। जी बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर जितेंद्र नागपाल, डॉक्टर सत्यम। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हैं और ख़ास तौर पर परीक्षा के समय में जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी ये समझने की ज़रूरत है कि ये परीक्षा है, सिर्फ एक पड़ाव है लेकिन मंजिल नहीं है। तो जीवन के लिए तैयार करना है अगर बच्चों को, तो किस तरह से परीक्षा देनी है, कैसे जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करना है, वो भी सिखाना होगा। तो अपने आप ही बच्चे को प्रेशर या तनाव देने की बजाय उसको बेहतर तरीके से कैसे सामना किया जा सकता है वो सिखाना चाहिए। कहा जाता है ज़िंदगी हर पल इम्तिहान लेती है, हर पल में एक नया सवाल देती है। चाहे ऐसे समय में कोई साथ दे ना दे, मेहनत और हिम्मत हमेशा साथ देती है। तो बच्चों को सिखाइए कि सिर्फ बोर्ड की परीक्षा या स्कूल की परीक्षा ही नहीं, जीवन की बड़ी बड़ी परेशानियों में और पूरे जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना कैसे करना है, हिम्मत, प्रयत्न और मेहनत को नहीं छोड़ना है। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। टोटल हेल्थ में जानकारी का ये सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।